आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सूट फॉर डिक्लेरेशन, जो कि सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमें मिलेगा। सूट फॉर डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, पहले इसे समझते हैं। इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। देखो, एट टाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन को अपने फेवर में कोई एक राइट को डिक्लेयर कराना होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज करो एक प्रॉपर्टी है जो कि जिस प्रॉपर्टी का ओनर है बी। ए बी को आकर के कहता है कि बी, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैं हूं इस प्रॉपर्टी का ओनर। अब ऐसी सिचुएशन में ए ने बी को डिस्पोजेशन नहीं किया। अगर डिस्पोजेस कर देता तो बी ए के अगेंस्ट पोजेशन का सूट फाइल करेगा। हम बात कर रहे हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन के अंदर अभी क्योंकि ए ने बस बी के टाइटल को डिनाई किया है, ऐसी सिचुएशन में बी अभी ए के अगेंस्ट सूट फाइल करके यह डिक्लेयर करवा सकता है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ए इज डिनाइंग माई ओनरशिप, मेरी इस राइट को ए डिनाई कर रहा है। और कोर्ट सेक्शन 34 में इस तरीके की डिक्लेरेशन ग्रांट कर सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। ऐसे समझते हैं दो लोग हैं एफ एंड एस। एस कहता है एफ को कि एफ, यू आर माई फादर, आप मेरे लेजिटिमेट फादर हो। एफ कहता है एस, यू आर नॉट माई चाइल्ड। ऐसी सिचुएशन में अगर एस चाहे तो एफ के अगेंस्ट सूट फाइल करके ये डिक्लेरेशन करवा सकता है कि एफ इज माई लेजिटिमेट फादर और एफ इज माई इलेजिटिमेट फादर। जो भी उसको इस तरीके की राइट डिक्लेयर करानी है वो ऐसी डिक्लेरेशन करा सकता है। ऑब्वियसली एविडेंसेस तो देने ही पड़ेंगे डिक्लेरेशन से पहले। कोर्ट इस तरीके की डिक्लेरेशन सेक्शन 34 में कर सकती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। सेक्शन 34 के अंदर डिक्लेरेशन दिया जाता है। डिक्लेरेशन, अब मैं आपको सेक्शन 34 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो समझा रहा हूं। सेक्शन 34 को आपको इजीली समझाने के लिए मैंने इस पूरे सेक्शन को कुछ रिक्वायरमेंट्स में ब्रेक कर रखा है। आप बेरेक्ट से पढ़ना सेक्शन 34 एज इट इज लैंग्वेज है, जस्ट मैंने उसको पॉइंटर्स में ब्रेक कर दिया जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। देखो, इसको समझते हैं। 1 सेकेंड। देखो, सेक्शन 34 एसआरए कह रहा है जब कोई एक पर्सन एंटाइटल्ड है मतलब उसके पास कोई एंटाइटलमेंट है, मतलब कोई राइट है। सो एंटाइटलमेंट मतलब राइट, सम सॉर्ट ऑफ अ राइट। अगर किसी के पास राइट है किस चीज की, किसी लीगल कैरेक्टर की, कि उसका कोई लीगल कैरेक्टर है। जैसे कि अभी मैंने आपको इसके अंदर एफ एंड एस वाला एग्जांपल दिया जहां पे एस कह रहा है कि एफ इज माई लेजिटिमेट फादर, तो वो लीगल कैरेक्टर हो गया। और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट का डिक्लेरेशन कराना है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ए एंड बी वाला, जहां पे बी ए के अगेंस्ट डिक्लेरेशन करा रहा है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो बेसिकली सेक्शन 34 कब लगेगा, जब कोई एक पर्सन एंटाइटल्ड है, एंटाइटल्ड फॉर ईदर लीगल कैरेक्टर और फॉर राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, एज टू एनी प्रॉपर्टी। इन केस में इस एंटाइटलमेंट के लिए डिक्लेरेशन कराया जा सकता है। कब, अगर कोई दूसरा आदमी मतलब डिफेंडेंट अगर उसकी राइट को या उसके कैरेक्टर को डिनाई कर रहा है अगेंस्ट एनी पर्सन मतलब कौन हो गया, डिफेंडेंट। सो डिफेंडेंट अगर डिनाई कर रहा है मतलब ऑलरेडी डिनाई कर चुका है। जैसे कि इस केस में ए ने पहले डिनाई कर दिया था कि बी, यू आर नॉट द ओनर, आई एम द ओनर। और इस वाले एग्जांपल में एफ ने डिनाई करा यू आर नॉट माई चाइल्ड। सो इन दोनों ही सिचुएशन में जब डिनाई कर दिया गया है तो फिर वो उस एंटाइटलमेंट को डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट से। या फिर इंटरेस्टेड टू डिनाई, तो इंटरेस्टेड टू डिनाई आ गया फ्यूचर में डिनाइल। सो डिनाइंग का मतलब हो गया प्रेजेंट डिनाइल और इंटरेस्टेड टू डिनाई का मतलब हो गया जहां पे डिनाई फ्यूचर में हो सकता है। आज कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला आदमी मतलब डिफेंडेंट मेरे इस राइट को या मेरी इस कैरेक्टर को, राइट को या इस कैरेक्टर को डिनाई कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आज ही जाकर के मैं डिक्लेरेशन करवा सकता हूं। मैं कोर्ट में कहूंगा कि फ्यूचर में मेरे को डाउट है कि डिनाइल होगा, आज नहीं हुआ डिनाई पर फ्यूचर में डिनाइल हो सकता है। इस सिचुएशन में भी डिक्लेरेशन सेक्शन 34 में किया जा सकता है। अब डिक्लेरेशन क्या होगा, हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट एंड द कोर्ट में, दैट मींस अगेन डिस्क्रिशन है कोर्ट की। डिक्लेरेशन के अंदर डिस्क्रिशन है और ये सब मैं आपको पहले
पिछली वीडियोस में भी बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि एसआरए के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ये रिलीफ ये जो रिलीफ है ये सारे डिस्क्रिशनरी रिलीफ हैं, कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट। जो इक्विटेबल रिलीफ मैंने आपको समझाया था, इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड से ही ओरिजिनेट हुए हैं। इसीलिए अगर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 34 की इक्विटी करनी चाहिए प्लेंटिफ के साथ, सेक्शन 34 का डिक्लेरेशन का रिलीफ प्लेंटिफ को मिलना चाहिए, तो ही कोर्ट ग्रांट करेगा, डिस्पाइट प्रूविंग दीज रिक्वायरमेंट्स। Even if the plaintiff has proved all these requirements, court can still deny to make the declaration. इस declaration को करने से फिर भी डिनाई कर सकता है। इसीलिए यहां पे कोर्ट में वर्ड यूज हुआ है कि डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, अगर ये रिक्वायरमेंट्स प्रूव हो गए फिर भी कोर्ट डिक्लेरेशन करने से मना कर सकता है। मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल्ड। डिक्लेरेशन क्या होगा कि ही इज सो एंटाइटल्ड। एंटाइटलमेंट किस चीज की? लीगल कैरेक्टर की या तो राइट की। सो ये जो डिक्लेरेशन है ये पॉजिटिव डिक्लेरेशन, ही इज सो एंटाइटल्ड, ये डिक्लेरेशन नहीं होगा ही इज नॉट एंटाइटल्ड, नेगेटिव डिक्लेरेशन नहीं होता। मैं आपको इसके ऊपर एक जनरल रूल बता रहा हूं। जनरल रूल इज, जो यहां पे लिखा हुआ है ही इज सो एंटाइटल्ड, मतलब पॉजिटिव डिक्लेरेशन होगा। पर एक सिचुएशन है जहां पे नेगेटिव डिक्लेरेशन हो सकता है, जब नेगेटिव डिक्लेरेशन ही इज नॉट सो एंटाइटल्ड, जब नेगेटिव डिक्लेरेशन से पॉजिटिव काउंटर पार्ट निकल जाए तो उस सिचुएशन में उसको डिक्लेरेशन किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जनरल रूल, पॉजिटिव डिक्लेरेशन होगा कि ही इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ही इज हिज लेजिटिमेट फादर ऑफ प्लेंटिफ, ये डिक्लेरेशन होगा। नेगेटिव डिक्लेरेशन, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और ही इज नॉट फादर ऑफ सन, और ही इज नॉट हस्बैंड ऑफ प्लेंटिफ। इस तरीके के नेगेटिव डिक्लेरेशन सिर्फ तब हो सकते हैं जब प्लेंटिफ ये प्रूव करे इस नेगेटिव डिक्लेरेशन से मेरे लिए पॉजिटिव काउंटर पार्ट है, इसका मेरे लिए कुछ पॉजिटिव बेनिफिट है, तो फिर कोर्ट उसको नेगेटिव डिक्लेरेशन को भी ग्रांट कर सकता है। देन इसके आगे हम अगर बात करें, इसी सेक्शन के अंदर फर्दर एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, सेक्शन ये लाइन यूज करता है, प्लेंटिफ नीड नॉट, देखो, प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर अ फर्दर रिलीफ। जब डिक्लेरेशन का सूट फाइल हुआ है तो फिर सिर्फ डिक्लेरेशन मांगो, कोई और फर्दर रिलीफ लाइक अभी आपने डिक्लेरेशन करवाया, अभी जो मैंने आपको ए एंड बी वाला एग्जांपल दिया जहां पे बी ने डिक्लेयर करवाया आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कह रहे इसी सूट के अंदर फर्दर रिलीफ लाइक पोजेशन मत मांगो। फॉर एग्जांपल ए ने अगर पोजेशन भी लिया हुआ है, डिस्पोजेस करा हुआ है बी को, तो बी पहले डिक्लेरेशन करवाएगा और उसकी डिक्लेयर करो आई एम द ओनर, और साथ साथ मुझे पोजेशन भी दिलवाओ। तो ये जो पोजेशन है, डिक्लेरेशन एंड पोजेशन, ये जो पोजेशन है इसको बोला जा रहा है यहां पर फर्दर रिलीफ। कह रहे प्लेंटिफ फर्दर रिलीफ नहीं भी मांगेगा तो चलेगा, इसका मतलब ये कि उसको बाद में क्लेम कर सकता है। इन फर्दर रिलीफ को आप ऐसे समझ सकते हो, दीज आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ होते हैं, और इसके लिए आप ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी को भी जरूर रेफर करना, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के लिए सेपरेट सूट फाइल किया जा सकता है, ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी की भी बार नहीं लगती, और यह भी यही कह रहा है कि आप फर्दर रिलीफ अगर आपने इस सूट में नहीं मांगा, डिक्लेरेशन के सूट में नहीं मांगा है, तो बाद में अगले सूट में मांग लेना, आप पोजेशन के लिए अलग से सूट फाइल कर लेना, ठीक है। पोजेशन बस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहां पे। बट आगे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट, मतलब प्रोवाइजो आ गया यहां पर, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट कह रहा है कि नो कोर्ट शैल मेक एनी डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स टू डू सो। मतलब अगर प्लेंटिफ फर्दर रिलीफ मांग सकता था पर नहीं मांगा, तो फिर कोर्ट डिक्लेरेशन तब तक अवॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि वो फर्दर रिलीफ उसी सूट में नहीं मांग ले। अब देखो यहां पे कॉन्ट्रेरी हो रही है दोनों चीजें, ऑपोजिट बातें हो रही हैं दोनों के अंदर। सेक्शन के अंदर लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कि इस डिक्लेरेशन के सूट में साथ में फर्दर रिलीफ मत मांगो, चल जाएगा, लिखा है ना, नॉट नीड नॉट, नहीं मांगोगे तो चल जाएगा, मांगना है तो मांग लो, नहीं तो नहीं मांगना तो अगले सूट फाइल कर लेना, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऑर्डर 2 रूल 2 तो लगना ही नहीं है, तो बाद में मांग लेना। प्रोवाइजो कह रहे हैं नहीं भाई, तब तक रिलीफ मत देना जब तक कि वो फर्दर रिलीफ नहीं मांग ले। अब इन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि दोनों कॉन्ट्रेरी बातें बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है, पर इन रियलिटी दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। आप ऐसे समझो
कि ये जो मेन क्लॉज है, मेन जो सेक्शन है 34, जो लास्ट लाइन है सेक्शन 34 की, ये एक तरीके से सजेशन दे रहा है पार्टीज को, प्लेंटिफ को। सिर्फ प्लेंटिफ को बता रहा है कि आप बाद में मांग सकते हो, लेकिन ये डायरेक्शन दे रहा है कोर्ट को, प्रोवाइजो डायरेक्शन दे रहा है कोर्ट को कि तब तक मत देना डिक्लेरेशन जब तक कि फर्दर रिलीफ नहीं मांग ले। तो इनिशियली, और ये जो मेन सेक्शन है ये लगेगा इनिशियल स्टेज पे जब आपने सूट फाइल किया ही है, और ये वाला लगेगा, प्रोवाइजो लगेगा लेटर स्टेज पे। इसको ऐसे समझो कि सपोज करो एक सूट फाइल हुआ ए वर्सेस, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, बी वर्सेस ए, जहां पे उसने डिक्लेरेशन का केस फाइल किया। यहां पे जजमेंट पास करने से पहले, बी के फेवर में डिक्लेरेशन देने से पहले, कोर्ट ये कहेगा बी को कि आप यहीं पर ही अपना पोजेशन का रिलीफ अगर मांगना है तो मांग लो, बाद में सूट नहीं फाइल कर पाओगे आप, क्योंकि प्रोवाइजो की बार लग जाएगी। तो ऐसे में बी को इसी सिचुएशन में यहीं पर ही अपने एडिशनल रिलीफ पोजेशन को ऐड कराना पड़ेगा। एक्चुअली ये सारे ना कोर्ट फीस का चक्कर है, जितने ज्यादा रिलीफ्स मांगते हैं उतनी ज्यादा कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। तो अगर शुरू में ही डिक्लेरेशन और पोजेशन मांगते तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती बी को, और क्या पता उसको डिक्लेरेशन ही नहीं मिलता, और डिक्लेरेशन नहीं मिलता तो पोजेशन भी नहीं मिलता। अब जब वो श्योर हो गया कि मेरे को मेरे फेवर में डिक्लेरेशन तो आ ही रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में कोर्ट ही उसको कहेगा कि यू कैन ऐड द फर्दर रिलीफ, और यहां पर अब वो पोजेशन का रिलीफ मांग करके अपनी कोर्ट फीस जो भी एक्स्ट्रा पे करनी है वो यहीं पर ही पे करेगा, और कोर्ट उसके अंदर जजमेंट पास करेगा बोथ फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजेशन। आई होप ये समझ में आएगा। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ब्रीफ में मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं। इसको और डिटेल में तो फिर देखो, प्रॉपर आपको जब क्लासेस आप अटेंड करेंगे जुडिशरी की, तो उसके अंदर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि सेक्शन 34 को समझाने में कम से कम अराउंड 6-7 लेक्चर्स लग जाते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड के बहुत सारे मतलब बन जाते हैं। जैसे एंटाइटल्ड वर्ड क्या होता है, राइट कौन सी है, यहाँ पे राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। तो ये सब बहुत माइन्यूट चीजें हैं। अभी मेरा पर्पस यहाँ पर इस वीडियो का बस ये है जिससे कि आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाए, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को साथ मतलब अच्छे से समझ करके आप कर पाओ, ठीक है। और डिटेल में अगर समझना है तो फिर यू कैन ज्वाइन द जुडिशरी कोर्स। So now continuing, let me just finish this. So section 35 फर्दर ये कहता है कि जो भी रिलीफ हम सेक्शन 34 में मांगते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन जो फाइल हो रहा है 34 में, वो सिर्फ पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, मतलब थर्ड पर्सन पे बाइंडिंग नहीं होता। इसीलिए यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो सेक्शन 34 का रिलीफ है, सेक्शन 34 के रिलीफ के अंदर, सेक्शन 34 के रिलीफ के अंदर ये पर्सोनम में होता है, रिलीफ इन पर्सोनम, मतलब बाइंडिंग ओनली बिटवीन पर्सन्स, मतलब बिटवीन पार्टीज, एंड नॉट इन रैम। रैम मतलब होता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड, वर्ल्ड के अगेंस्ट ये बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ पार्टीज के बीच में बाइंडिंग होता है, वर्ल्ड के अगेंस्ट ये बाइंडिंग नहीं होता। समझ में आया होगा आई थिंक ये, इसीलिए लिखा हुआ है ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट, या पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली, और वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज on the persons for whom, if in the existence at the time at the date of declaration, such parties would be the trustees। मतलब बेनिफिशियल ओनर, ट्रस्टी में कौन होता है, एक ट्रस्टी, दूसरी पार्टी को क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर। सो अगर ट्रस्टी सूट फाइल कर रहा है तो उसके बेनिफिशियल ओनर पे भी बाइंडिंग है, वो तो पार्टीज ही बन गई ना, क्योंकि पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली मतलब हो गया प्लेंटिफ का कोई चाइल्ड या डिफेंडेंट का कोई चाइल्ड, उनके ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा, या प्लेंटिफ ने वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी उसके ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा, डिफेंडेंट ने वही प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी उसके ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा, प्लस पार्टीज तो हैं ही या उनका एजेंट तो है ही, उनके ऊपर तो बाइंडिंग है ही, ठीक है। सो इसीलिए इसको रिलीफ इन पर्सोनम कहा जाता है, विच इज बाइंडिंग ओनली बिटवीन द पार्टीज टू द सूट। आई होप आपको सेक्शन 34 समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले वीडियो के अंदर, जो इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, विच इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे, आप उसको जरूर देखना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।